नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश के सामने चुनौतियां भी हैं और मौके भी हैं। कहीं मंदी की आशंका है तो कहीं युद्ध और भू राजनीतिक तनावों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है। ऐसे समय में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का सालाना लेखा जोखा पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 न सिर्फ आज की स्थिति बताता है बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय करता है। भारत की विकास रफ्तार, सरकार की रणनीति और भविष्य की तैयारी, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सरकार ने भारत की संभावित विकास दर को बढ़ाकर 7% कर दिया है। पहले ये दर 6% मानी जाती थी। सरकार का कहना है कि लगातार हो रहे सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से अब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में अब पहले से ज्यादा ताकत दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब है कि भारत आने वाले कई सालों तक तेज रफ्तार से विकास कर सकता है। सरकार का ये भी कहना है कि बीते कुछ सालों में किए गए आर्थिक सुधारों का असर अब साफ दिखने लगा है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया गया है। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़े हैं बल्कि उद्योगों और कारोबारों को भी गति मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण ये भी बताता है कि वैश्विक मंदी और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। देश में मांग स्थिर है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। देखा जाए तो अगर सरकार इसी तरह सुधारों पर ध्यान देती रही तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हालांकि इसके लिए महंगाई पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण का ये अनुमान भारत के विकास को लेकर भरोसा बढ़ाता है और आने वाले समय के लिए एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। This economic survey's cover actually symbolizes the key message that we have on the importance of manufacturing and exports for India's future growth in a very fragmented world and a fractious global environment. India is an indeed oasis of macro stability in otherwise a turbulent world. Numbers speak for themselves. Our GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4 from MOSPI. And the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, our India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक स्पष्ट और आत्मविश्वासी संदेश देता है। ये सर्वेक्षण केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है बल्कि ये भारत की आर्थिक सोच, रणनीति और भविष्य की दिशा को दर्शाता है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की विकास दर क्यों बढ़ाई गई, सरकार की आर्थिक रणनीति क्या है, विनिर्माण, सेवा, कृषि और एमएसएमई की भूमिका, रोजगार, एआई, जलवायु और भारत का दीर्घकालिक विजन क्या है। किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का असली पैमाना सिर्फ विकास दर नहीं होती बल्कि यह भी होता है कि अर्थव्यवस्था अंदर से कितनी स्थिर है, महंगाई पर कितना नियंत्रण है, बैंकिंग सिस्टम कितना मजबूत है और निवेशक का भरोसा किस स्तर पर है। ये सभी सवाल सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण इन बुनियादी संकेत को लेकर क्या तस्वीर पेश करता है, अब उस पर विस्तार से नजर डालते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की
मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिति मजबूत बनी हुई है। महंगाई नियंत्रण में है और कोर इन्फ्लेशन स्थिर स्तर पर बना हुआ है। खाद्य कीमत में समय समय पर उतार चढ़ाव के बावजूद समग्र महंगाई पर इसका सीमित प्रभाव पड़ा है। बैंकिंग प्रणाली की स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है और बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। इसके साथ ही क्रेडिट ग्रोथ भी मजबूत बनी हुई है, जिससे उद्योग, एमएसएमई और उपभोक्ता मांग को समर्थन मिल रहा है। वित्तीय प्रणाली में तरलता पर्याप्त बनी हुई है, जिससे आर्थिक गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल रही है। यही कारण है कि भारत वैश्विक आर्थिक झटकों को अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से सहन कर पा रहा है। In real terms, gross fixed capital formation is going to be a lot better than FY25 and definitely much better than the banking and corporate balance sheet crisis-ridden 2012-2020 period when it grew only 6.3% on average per annum. More importantly, we are achieving this high growth rates, consumption and investment spending amidst very moderate inflation environment. This year, it is projected to be about 1.7% on average so far for the first 9 months of the year, largely due to a deflationary trend in food price index. However, it's important to note that core inflation is also well behaved. If you take out gold and silver, core inflation is 2.9, well below the 4% threshold with which the headline inflation is pursued by the central bank. So we basically have benign inflation trends, which we expect to see continue in the next financial year as well. In fact, beneath all the slides, you will see the chapters in which they are covered in great detail, and we will just give you a broad brushstroke of what those chapters are saying on those relevant topics. तेज आर्थिक विकास की चाह हर देश की होती है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है संतुलन को बनाए रखना। सरकार कितना खर्च करे, कितना उधार ले और महंगाई को कैसे काबू में रखे, यहीं से मौद्रिक और राजकोषीय नीति की अहमियत भी शुरू होती है। आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि सरकार और रिजर्व बैंक ने इस संतुलन को साधने के लिए क्या कदम उठाए हैं और आगे की रणनीति क्या हो सकती है। मौद्रिक नीति और रिजर्व बैंक की भूमिका। आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि जैसे जैसे महंगाई का दबाव कम हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास समर्थक रुख अपनाया। ब्याज दरों में कटौती की गई और तरलता बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। इन उपायों का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहन देना और उपभोक्ता मांग को बनाए रखना रहा है। सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि बिना महंगाई पर नियंत्रण के टिकाऊ विकास संभव नहीं है। भारत ने मौद्रिक नीति के माध्यम से इस संतुलन को साधने का प्रयास किया है। राजकोषीय नीति और वित्तीय अनुशासन। राजकोषीय मोर्चे पर आर्थिक सर्वेक्षण एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% रहा, जो निर्धारित लक्ष्य से बेहतर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% रखा गया। इसका मतलब ये है कि सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सफल रही है। सरकार की रणनीति में पूंजीगत व्यय की अहम भूमिका रही है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी गई है, जिससे निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिला है। हालांकि सर्वेक्षण राज्यों को ये चेतावनी भी देता है कि कुछ राज्यों में राजस्व घाटा बढ़ रहा है, विशेष रूप से बिना शर्त नगद हस्तांतरण योजनाओं के कारण पूंजीगत व्यय पर दबाव देखा जा रहा है। बाहरी क्षेत्र और रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि मजबूत आर्थिक बुनियाद के बावजूद भारतीय रुपया अपेक्षाकृत कमजोर क्यों रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें भू राजनीतिक जोखिम, वैश्विक पूंजी प्रवाह की अस्थिरता और अमेरिकी डॉलर की मजबूती शामिल है। भारत की एक संरचनात्मक चुनौती चालू खाता घाटा है।
विदेशी पूंजी पर निर्भरता के कारण भारत में पूंजी की लागत अपेक्षाकृत अधिक बनी रहती है। सर्वेक्षण के अनुसार इस चुनौती का स्थायी समाधान विनिर्माण निर्यात को बढ़ाने में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों के बीच भारत अपने लिए एक नई जगह बनाने की कोशिश भी कर रहा है। विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात को मजबूत करना और छोटे उद्योगों को बड़ा बनाना, ये अब सिर्फ आर्थिक फैसले नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक जरूरत भी बन चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण इस पूरे सेक्टर को किस नजर से देखता है और एमएसएमई को भारत की आर्थिक रीढ़ क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। व्यापार नीति और विनिर्माण। आर्थिक सर्वेक्षण में विनिर्माण क्षेत्र को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा गया है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के बीच भारत का लक्ष्य वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। निर्यात आधारित विनिर्माण और प्रतिस्पर्धी लागत को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से श्रम प्रधान चमड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों को लाभ मिलने की संभावना है। सर्वेक्षण ये भी चेतावनी देता है कि अपस्ट्रीम यानी कच्चा माल उद्योग का अत्यधिक संरक्षण जैसे तिबंध, डाउनस्ट्रीम यानी निर्माता उद्योग की लागत बढ़ा सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। We look at three possible scenarios for 2026 and maybe somewhere in 2027. It's very difficult to be precise about the timing. Scenario 1, business as usual in 2025, continuing this year, but with less security and more fragility, and we attach a 40 to 45% probability to that. It is disorder, but managed disorder. Scenario 2 is a worse version of scenario 1, and that will result in sharper trade-off for emerging economies, including India, between autonomy, growth, and stability, and supply chains will become even more politicized. Scenario 3 is the worst of them. It's a systemic shock cascade. Leverage AI infrastructure, which we spoke about earlier, will expose fragile business models. Financial, technological, and geopolitical shocks amplify each other and feed into each other. And this low probability but high impact outcome will have macro risks even exceeding those that we saw in the wake of 2008. This is the kind of world scenario that we are facing. Therefore, given this world scenario, but given our stellar domestic growth performance and prospects and priorities, how do we therefore prepare ourselves to drive our development Viksit Bharat agenda, and that is section 4. Why Swadeshi matters? Because the nature of the global system has changed. Trade is no longer reciprocal. Markets are no longer neutral, and supply chains have become instruments of state power, and we have seen them in several examples across the world. And therefore, Swadeshi is a legitimate policy instrument in such a world. Countries have to take care of their priorities, and therefore we should not be squeamish about swearing by Swadeshi in this kind of global environment. एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात और नवाचार में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती छोटे पैमाने पर काम करना है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपने आकार का विस्तार करना होगा, नई तकनीक को अपनाना होगा और वित्त बाजार तक बेहतर पहुंच बनानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नए हवाई अड्डे और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसी परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है। कृषि, सेवा और सामाजिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सर्वेक्षण का फोकस उत्पादकता बढ़ाने, किसान की आय, सुरक्षा और खाद्य प्रबंधन सुधार पर है। सेवा क्षेत्र में आईटी से आगे बढ़ते हुए वैश्विक क्षमता केंद्र, डिजिटल सेवा
और पर्यटन को नए विकास क्षेत्र के रूप में देखा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता आधारित सुधारों, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग तथा शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है। रोजगार रणनीति में केवल नौकरियों की संख्या बढ़ाने के बजाय कौशल और मांग के बीच बेहतर तालमेल पर ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से युवाओं के लिए एआई, जलवायु और भविष्य। आर्थिक सर्वेक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक रणनीतिक विकास चालक के रूप में पहचाना गया है। इसके लिए मानव पूंजी, स्पष्ट नियमन और सुरक्षित ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जलवायु रणनीति के तहत क्रमबद्ध बदलाव की बात कही गई है ताकि आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा से समझौता न हो। सर्वेक्षण ये भी स्पष्ट करता है कि विकास को नुकसान पहुंचाने वाले अचानक परिवर्तन से बचना आवश्यक है। Education and skilling is slightly more familiar turf for all of us, but even here the news is encouraging. A lot of us are concerned about how we will fare in the AI era. The good news is that employers actually still value soft skills, engagement, self-efficacy, working with others, adaptability, and management skills matter a lot more than technological skills. But it's important, therefore, also to prepare our youth to look at areas which are not necessarily university education driven, but could be vocational and professional skills. In other words, we have to make vocational and technical and professional skills more fashionable and respectable than we have been doing so far. And this too is a combined initiative of the industry, the private sector, households and the government, and not just a policy matter alone. If you look at the areas which are immune to AI diffusion, these are elder care and nursing, culinary arts, advanced tool and die specialization, early special needs education, public health outreach, environmental restoration. All of them can be pursued in areas because we have shortage of skilled personnel in these areas, and they're also resistant to the diffusion of AI in terms of future employment and income earning prospects. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का साफ संदेश यही है कि भारत को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ना है, लेकिन इस तेजी के साथ अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत भी बनाना है कि वो वैश्विक और घरेलू झटकों को आसानी से झेल सके। इसके लिए आवश्यक ये भी है कि एक ऐसा राज्य तंत्र जो सक्षम हो, फैसले लेने में तेज हो। अगर नीति में निरंतरता बनी रहती है और आर्थिक सुधार सही दिशा में आगे बढ़ता रहे, तो आने वाला दशक भारत के लिए सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि नए अवसर और नई संभावनाओं का दशक भी बन सकता है। Last economic survey focused on deregulation, getting out of the way. And this economic survey shares with you very happily the scorecard of the Indian states in this. The economic survey identified 23 areas where states could deregulate, simplify, eliminate, consolidate regulations. 23 into 36 gives you 828 areas collectively for states to look at. And the progress report is exceedingly good, probably A+ grade. 86% of these 828 priorities across 36 states and union territories put together have already been implemented or under implementation. Only 14% are not applicable. So in other words, states have taken up deregulation in the following areas: land, building and construction, labor, utilities and permissions, and general priorities very enthusiastically, so much so that they are now embarking on phase 2 of deregulation as well. So this is a very tangible and concrete example of the Indian state moving into problem solving, process reform, entrepreneurial mode from a procedure-led mode. आज
आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। रोजगार के नए अवसर, एआई जैसी उभरती तकनीक, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और टिकाऊ विकास, इन सभी मुद्दों पर भारत की सोच क्या है। कार्यक्रम के आखिर में हम उन हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे थे जो आने वाले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देंगे। तेज विकास की उम्मीदों के साथ साथ वित्तीय अनुशासन, मजबूत संस्थान और दीर्घकालिक सोच, यही इस सर्वेक्षण का मूल संदेश है। दुनिया की बदलती आर्थिक हालात के बीच भारत अपने लिए एक संतुलित रास्ता देख रहा है, जहां विकास की रफ्तार भी बनी रहे और झटकों से निपटने की क्षमता भी मजबूत हो। इसी उम्मीद और इसी विश्लेषण के साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।